मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सब्जेक्ट जो कि कल आपको ईशान सर ने बता ही दिया था कि पूरे सीए इंटरमीडिएट लेवल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है हमारा। आज ये लेक्चर 1 है। टैक्सेशन आपके पेपर का नाम है और जो टैक्सेशन है ये आप लोगों का पेपर नंबर 4 होता है, ठीक है ना। जब आप ग्रुप 1 के एग्जाम्स देने जाओगे तो आपका जो 4 पेपर्स होता है उसमें से आखिरी पेपर टैक्सेशन का होता है, ठीक है। तो पेपर 4 ऑफ सीए इंटरमीडिएट लेवल इफ टैक्सेशन, जो कि आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। मैंने कल ईशान सर की क्लास देखी थी आप लोगों के साथ साथ, तो आपको ईशान सर ने मेजरली सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो ना बताई हो, तो उन चीज़ों को रिपीट करके इस क्लास को मैं लेंदी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो जो चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पेपर 4 ऑफ इंटर लेवल 100 मार्क्स का पेपर होता है पूरा, ठीक है जी। 30% ऑब्जेक्टिव होता है और 70% सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव को कुछ लोग डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं, यानी लिखना होता है। 70 नंबर का लिखना है और 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, सीए फाउंडेशन लेवल पे भी एमसीक्यू पेपर था आप लोगों का, और सीए इंटरमीडिएट लेवल पे भी कुछ पोर्शन एमसीक्यू है। बट इन दोनों एमसीक्यू में एक मेजर डिफरेंस है और वो डिफरेंस है नेगेटिव मार्किंग का। फाउंडेशन लेवल पे जो 2 पेपर्स आपके एमसीक्यू थे उसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25, बट ये 30% जो आपका एमसीक्यू होगा इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके भी आ जाते हो तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, बट कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये जो आपका पेपर है टैक्सेशन, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक है 60 मार्क्स का इनकम टैक्स, जो कि एक पूरा एक्ट है, एक पूरा लॉ है, और 40 मार्क्स का जीएसटी, ये भी एक पूरा एक्ट है, ये भी एक पूरा लॉ है। तो बेसिकली ये 100 नंबर के पेपर में आपको 2 मेजर लॉस पढ़ने हैं, एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एक जीएसटी लॉस, जो कि सारे के सारे 2017 में आए थे, ठीक है जी। इनकम टैक्स जो है ये आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं अभी हम थोड़ी देर में आएंगे इस टॉपिक पर। और जीएसटी जो है आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसके ऊपर भी हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, और वो यही है कि दिस इज द मोस्ट लेंदी सब्जेक्ट ऑफ होल इंटरमीडिएट लेवल। और इस सब्जेक्ट की पहले इंपॉर्टेंस पे बात कर लेते हैं और फिर हम क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं पहले हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चले तो उसको पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। अब जैसे कि कोई आगरा में रहता है, उसे यही नहीं पता कि ताजमहल 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, और वो ताजमहल को एज अ मॉन्यूमेंट छोटा मोटा चलो देख के आ गए, ख़त्म काम। बट अगर कोई बंदा इस इंटेंशन से जाएगा ताजमहल देखने की, भाई ये 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसको अलग नज़रिए से देखेगा, अलग तरीके से देखेगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको किसी भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट की जो पढ़ने वाले हो, इसकी इम्पोर्टेंस पता हो, तो आप लोग उसको एक अलग इंटरेस्ट से पढ़ते हो, ठीक है ना। तो इसका मैं इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये जो पेपर है टैक्सेशन, ये आपकी लाइफ का एज अ सीए, अगर आप सीए बन जाते हो तो आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। और इसका रीज़न यही है सिंपल सा, कि एक सीए जब इंसान बन जाता है तो उसके बाद या तो वो जॉब करता है। अगर वो जॉब करता है तो उसको 2 चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, एक अकाउंट्स मेंटेन करना, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, ऑडिट करना, और एक टैक्सेशन। अगर एक सीए प्रैक्टिस करता है तो उसकी, तो टैक्सेशन जो है वो उसकी लाइफ में एक पार्टी बन जाता है फिर तो। क्योंकि अगर कोई प्रैक्टिसिंग सीए है, उसके 2 ही काम होते हैं, एक ऑडिट करना और एक टैक्स रिटर्न्स या टैक्स ऑडिट करना। टैक्स ऑडिट में और ऑडिट में, दोनों में ही टैक्सेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। एक तरीके से टैक्सेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अ लाइफ ऑफ सीए। एक सीए को कॉस्टिंग नहीं आता होगा, एक बार को चल जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता होगा, एक बार को चल जाएगा। लॉज अच्छे से नहीं आते होंगे, एक बार को चल जाएगा। बट अगर टैक्स नहीं आता होगा अच्छे से, तो भाई वो सीए किसी काम का है। आप एक सीए से क्या उम्मीद करते हो कि सर इसे थोड़ा बहुत अकाउंट्स की नॉलेज होगी और इसे टैक्सेशन मैटर की नॉलेज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सोच के देखना कि ये पेपर आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पूरे सीए लेवल, पूरे सीए कोर्स का। इंटरमीडिएट पे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीए फाइनल लेवल पे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीए फाइनल लेवल पे तो टैक्सेशन के 2 अलग अलग पेपर है 100 मार्क्स के।
जैसे आपका इंटर लेवल पे आपको पता है अकाउंट्स के 2 पेपर होते हैं आपके, ठीक है ना, एक ग्रुप 1 में अकाउंट्स है आपका और एक ग्रुप 2 में भी एडवांस अकाउंट है आपका, एडवांस अकाउंट, ठीक है ना। इसी तरीके से सीए फाइनल लेवल पे ग्रुप 2 है आपका, ग्रुप टू के अंदर एक डायरेक्ट टैक्स का पेपर होता है, डीटी जिसे कहते हैं लोग, और एक इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर होता है, आईडीटी कहते हैं। ये भी 100 नंबर का होता है और ये भी 100 नंबर का होता है। तो देखो सीए फाइनल लेवल पे 8 पेपर होते हैं, 8 में से 2 तो सिर्फ टैक्स के हैं, ठीक है ना। तो सोच सकते हो आप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी आपकी लाइफ में होने वाली है। अच्छा, किसी का है ना थोड़ा सा स्पीकर ऑन लग रहा है मुझे, एक बार मैं देख लूँ। किसका ऑन है भाई? सभी का ऑफ है। चलो, तो आज का सबसे मेन सवाल, हम बैठे हैं भाई टैक्सेशन की क्लास में, और टैक्सेशन की क्लास में बैठे और पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये ना पूछा जाए कि भाई व्हाट इज टैक्स, तो क्लास किस काम की, ठीक है ना। तो मेरा आज का पहला सवाल आप लोगों से, अब तक तो मैंने आपसे कोई सवाल पूछा ही नहीं है, ये पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बताओ जी व्हाट इज टैक्स। आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं एक एक करके, जो लोग कंफर्टेबल हैं, जो लोग कंफर्टेबल है टाइप करने में वो टाइप कर सकते हैं। ओके, अनुमिता बोलते हैं इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। वेरी गुड अनुमिता। अरे भाई और भी लोग बोल सकते हो भाई, पार्टिसिपेट करो, क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ भाई। It is a compulsory financial charges. कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्जेस, ओके। और भाई क्रिएटिव आंसर लेके आओ भाई। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ओके, क्योंकि मेरे फ़ोन पे मैं देख रहा हूँ तो वो स्क्रीन दिख नहीं रही है मुझे खुद को, तो मैंने सोचा पूछ लूँ आप लोगों से। मेरे फ़ोन पे तो कोई वॉलपेपर दिख रहा है मुझे, हरा हरा सा। सर इंटरनेट इशू होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को तो दिख रहा है ना, व्हाट इज टैक्स लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई ना। भाई कहाँ गए सब लोग? बोलो भाई बोलो, व्हाट इज टैक्स। कुछ लोग बोलते हैं सर गवर्नमेंट की कमाई है टैक्स, कंपलसरी पेमेंट, चार्जेस। रितेश बोल रहा है चार्जेस विच आर लिवाइड बाय टैक्स, लिवाइड टैक्स पेयर, मतलब लिवाइड ऑन टैक्स पेयर। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है जी, वेरी गुड। तो अगर आप लोग बोलते हो कि सर इट इज़ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है, कंपलसरी पेमेंट है भाई, ठीक है, ऑप्शनल नहीं होता, ठीक है। देखो अगर हमें ऑप्शन दिया जाए कि भैया तुम्हारी लाइफ में जैसे ही तुम कमाना शुरू करते हो, सरकार तुम्हें ऑप्शन देती है कि भैया अपनी ज़िंदगी भर में तुम टैक्स पे करोगे या नहीं पे करोगे, तो भाई 99% लोग किस ऑप्शन को टिक करके आएंगे कि भाई पे नहीं करना। अब जब सभी की इच्छा ये होती है कि भाई पे नहीं करना, बट फिर भी सबको पे करना पड़ रहा है, तो हम तो बोल सकते हैं कि भाई सरकार हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कर रही है, ठीक है। हम तो सीधे सीधे बोलेंगे कि भाई ये तो सरकार की ज़बरदस्ती है, जो काम हम नहीं करना चाहते वो काम हमसे करवाया जा रहा है, हमसे टैक्स लिया जा रहा है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है भाई टैक्स देना। अब अगर सरकार इसको ऑप्शनल रखती, ठीक है, यानी कि सरकार बोलती कि भाई ये वॉलंटरी है, अगर देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते तो मत दो, तो हर कोई क्या बोलता कि भाई नहीं देना। सरकार के पास पैसा आता नहीं आता, क्या गवर्नमेंट काम करती नहीं करती। आपके घर में जैसे सबसे मेन मेंबर जो है वो मम्मी या पापा जनरली पापा लोग होते हैं, वो सुबह सुबह जाते हैं घर से बाहर अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर मेहनत करते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ या डेली बेसिस पर अगर बिजनेस करते हैं तो डेली बेसिस पे जॉब करते हैं, तो मंथ के एंड पर घर में पैसा लेके आते हैं। उस पैसे से क्या होता है, घर का खर्चा चलता है, आप लोगों की पढ़ाई है, खाना पीना है, हेल्थ केयर है, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे खर्चा करते हैं वो। अगर वो काम करना बंद कर दें तो क्या घर चलेगा? आंसर इज़ नो। इसी तरीके से इंडिया भी एक घर है और उसके पेरेंट्स कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट पापा है तो स्टेट गवर्नमेंट मम्मी है, बहुत सारी मम्मी है हमारे देश की। अब अगर ये लोग काम करना बंद कर दें, ठीक है, तो क्या ये
पूरा देश चल पाएगा? आंसर इज नो, नहीं चल सकता। अब अगर ये काम करते हैं तो इन रिटर्न एक ही चीज़ चाहते हैं हम लोगों से कि भाई टैक्स के नाम पे कुछ दे दो, जिससे कि हम अपनी कंट्री को अच्छे से चला सकें, मैनेज कर सकें। अब अगर आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा जॉब पे जाएं, बिजनेस करें, बट उनको कोई पैसा ना दे, वो रेवेन्यू ना अर्न कर पाए, तो क्या वो घर चलेगा? नहीं चलेगा। तो ज़रूरी है कि अगर वो काम करती है, सरकार काम करती है, उनको पैसा दिया जाए जिससे कि वो स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। यानी कि टैक्स की ज़रूरत क्यों है इंडिया के अंदर, ये हमें समझ आ गया, ठीक है ना। अब अगला सवाल जो मेरा सवाल था कि वॉलंटरी या कंपलसरी, ठीक है, टैक्स इज वॉलंटरी और कंपलसरी, तो इट इज़ कंपलसरी, ठीक है, क्योंकि अगर वॉलंटरी छोड़ दिया तो कोई पे नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट एक तरीके से हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रही है। हम बिल्कुल बोलते हैं कि कर रही है, हमें ज़बरदस्ती देना पड़ता है टैक्स। अब अगला सवाल मेरा आप लोगों से ये है, आप लोगों को आंसर देना है। अगर हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती करता है तो हम कंप्लेंट करते हैं। अगर आपको कोई पर्सन तंग कर रहा है रोड पर, डेली ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं इधर जाओ, नहीं इधर जाओ, कोई भी किसी भी टाइप की ज़बरदस्ती कर रहा है, मनमानी कर रहा है अपनी, तो आप कंप्लेन करते हो। इनिशियल लेवल पे अपने मम्मी पापा से कंप्लेन करते हो, थोड़े बड़े हो जाते हो तो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करते हो। तो इसी तरीके से जब गवर्नमेंट आपके साथ ज़बरदस्ती कर रही है टैक्स की, तो आप जाके कंप्लेंट क्यों नहीं करते? बताइए जी इसका आंसर। क्योंकि वो लीगल है। क्योंकि वो लीगल है, ओके। इसका सिंपल सा आंसर ऐसे यही है, बता ही दिया मुझे, कि भाई एक लॉ बनाया हुआ है, ठीक है, एक लॉ बनाया हुआ है। जैसे कि रेड लाइट पे खड़ा होना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है, रेड लाइट जैसे ही दिखती है लगता है यार जल्दी से ग्रीन हो, निकले हम, क्या फालतू में खड़ा होना पड़ रहा है। किसी को रेड लाइट पे खड़ा होना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी खड़ा होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ लॉ, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है लॉ, बिकॉज देयर इज़ अ लॉ, देयर इज़ अ लॉ। ये लॉ हमें बाइंड करता है, लॉ हमें बाइंड करता है। अगर हम रेड लाइट तोड़ दें, अपनी इच्छा से चलें कि नहीं खड़ा होना, मैं लॉ नहीं मानता, और हम रेड लाइट तोड़ दें, तो क्या होगा? सामने जो पुलिस वाला खड़ा होगा 2 मिनट बाद वो हमें तोड़ रहा होगा, बोल रहा लाओ जी लाओ, पैसा लाओ, चालान काटेंगे हम तुम्हारा, तुमने लॉ तोड़ा है। बिल्कुल इसी तरीके से इनकम टैक्स भी एक लॉ है। टैक्स पे करना हर पर्सन का राइट है, हर पर्सन को ये पे करना पड़ता है। उनके ऊपर एक तरीके से एक कंपल्शन है, ठीक है, राइट तो नहीं बोलूँगा, राइट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, उनके ऊपर एक कंपल्शन है कि भाई पे करना ही करना पड़ेगा। अगर पे नहीं करते तो तुम लॉ ब्रेक कर रहे हो, और अगर तुम लॉ ब्रेक कर रहे हो तो भाई तुमसे हम फाइन्स एंड पेनल्टीज ले सकते हैं। और इसी डर से कि भाई हमारे घर कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का छापा ना पड़ जाए, भाई अपना टैक्स पे कर दो, कहीं नोटिस ना आ जाए उनकी तरफ से। आज की डेट में इंसान किससे डरता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। बोलता है यार वहाँ से कोई नोटिस ना आ जाए, उसके नोटिस की शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो देखते एकदम घबराहट सी होती है अंदर, पता नहीं किस चीज़ का नोटिस आ गया। चाहे नोटिस में लिखा कुछ ना हो, ठीक है ना, ये लिखा हो कि अब भाई आपकी रिटर्न अच्छे से फाइल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, एक इंटीमेशन सबके पास आती है अंडर सेक्शन 143(1), ये सभी के पास आती है। कुछ लोग तो ऐसे देख के डर जाते हैं कि भाई क्या आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जबकि एक नॉर्मल सी इंटीमेशन होती है कि हाँ भाई आपने जो रिटर्न फाइल करी है ये ठीक है, और इसके अंदर जो होना चाहिए था और जो है वो सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी रिटर्न एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर उसमें कोई वेरिएशंस होते हैं तो वो भी वो बता देते हैं कि भाई थोड़ी सी दिक्कत है, फिर ठीक कर लो। लोग इसको देख के भी डर जाते हैं कि भाई पता नहीं कौन सा नोटिस आ गया इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की साइड से। तो भाई वो डर है जो आप लोगों को टैक्स पे करने पे मजबूर करता है। तो देयर इज़ अ लॉ, एक लॉ होता है। इस लॉ का नाम क्या है? इस लॉ का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ फ्यूचर सीए आपको पता होना चाहिए कि जो एक्ट है, जो टैक्सेशन लॉ है, उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बेसिकली अब मैं बोल सकता हूँ भाई खुले दिमाग से कि टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट बट इन अ लीगल वे। हफ्ता वसूली और टैक्स में एक ही फर्क है सिर्फ, लॉ का। लोग हफ्ता वसूली करते हैं, जिससे की जाती है उसे पसंद नहीं होता, बोलता है अरे फिर आ गए हफ्ता वसूली वाले, इन्हें फिर हफ्ता दो। और इसी तरीके से जब टैक्स जमा करने की बारी आती है तो हम बोलते हैं अबे फिर आ गया टैक्स की ड्यू डेट, लो टैक्स जमा करो, ठीक है। तो हमारी इंटेंशन तो सेम ही है, बस हफ्ता वसूली क्या है, एक इलीगल तरीके से की जाती है, और टैक्स एक लीगल तरीके से लिया जाता है।
तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बट इन अ लीगल वे। बताओ जी, यहाँ तक सबको सब ठीक समझ आ गया? रितेश को कोई दिक्कत हो रही है क्या? ट्राई टू रिजॉइन द क्लास, इट विल हेल्प। अच्छा अच्छा अच्छा, आकाश को दिक्कत हो रही है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से सब बता दो भाई, चैट पर या फिर बोल कर, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़े। एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है। ओके, तो सबको चीज़ें क्लियर हैं? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। ऐसे आपके जो डाउट होंगे दिमाग में चल रहे होंगे वो धीमे धीमे सारे क्लियर होते चले जाएंगे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी, ठीक है? क्योंकि इनिशियली है ना, हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें घूम रही होती हैं टैक्स से रिलेटेड। हमें लगता है कि यार कब हम ये चीज़ पढ़े और हमें ये डाउट्स क्लियर हों। तो हो सकता है आपके दिमाग में अभी भी डाउट्स हों, और अभी तो हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉक हुई है, इसमें वो चीज़ें भी कवर ना हुई हो। बट हाँ, ओवर द टाइम आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा एट द एंड ऑफ द सिलेबस, ठीक है? क्लास तो नहीं बोलूँगा, एट द एंड ऑफ द सिलेबस। चलिए, तो बेसिकली टैक्स क्या है? बेसिकली रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। वॉलंटरी होता है, कंपलसरी होता है? कंपलसरी होता है, ठीक है? और कंपलसरी क्यों होता है? क्योंकि देयर इज अ लॉ, और उस लॉ का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है? गवर्नमेंट के देखो, आपने पढ़ा होगा कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज अपने 12th क्लास में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश इनफ्लो क्या होता है? पैसे का आना। कैश आउटफ्लो क्या होता है? पैसे का जाना। तो टैक्स गवर्नमेंट के लिए पैसे का आना है, और गवर्नमेंट उसको खर्च करती है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सर डिफेंस। हाँ जी बोलो। सर डबलिंग हो रही है आपकी वॉइस की। वो डबलिंग इसलिए हो रही है बेटा जी क्योंकि किसी ना किसी का माइक ऑन है। किसका ऑन है समझ नहीं आ रहा बस। चलिए जी, चलिए। आगे बढ़ते हैं। अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आवाज़ क्लियर है? डबलिंग तो नहीं हो रही? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वेरी नो गुड। सर। ठीक है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू क्या है? मेजर रेवेन्यू सोर्स क्या है? टैक्सेस, ठीक है? जीएसटी भी एक टैक्स है, वो भी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू है। इनकम टैक्स भी एक टैक्स है, वो भी गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू है। तो मेजर रेवेन्यू अर्निंग चीज़ें क्या है? टैक्सेस। एक्सपेंडिचर की क्या करती है गवर्नमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, जैसे अभी अटल टनल बनी, ठीक है ना? और बहुत सारे डैम्स बनाती है, और डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। आपको पता है हर साल रेलवेज में, डिफेंस में कितना कितना खर्च करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंडिया में इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है? अभी देखो कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है? इसके अलावा स्कूल्स हैं बहुत सारे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो जैसे डीयू हो गया आपका, डीयू कितनी कम फीस में आप लोगों को पढ़ाता है, उससे ज़्यादा तो उनके खर्चे होते हैं। तो उनको क्या मिलता है? गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलती हैं। तो गवर्नमेंट ये जो हम टैक्सेस देते हैं सारे पैसा फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल ही खर्च करती है, ठीक है ना? अगला, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर? तो टैक्सेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जल्दी से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? ये एक पर्सन है, ठीक है? ये जॉब करते हैं भाई, महाशय जॉब करते हैं, ठीक है जी? जॉब करते हैं। अब इनको मिलती है सैलरी। जॉब करने पे क्या मिलती है? सैलरी। इनको मिलती है सैलरी। अब इनको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है लेट से ₹6 लाख पर एनम, 6 लाख रुपए पर एनम। अब गवर्नमेंट इनको बोलती है कि लाओ जी, तुम्हारी सैलरी तो अच्छी खासी है, इस पर तो टैक्स बनेगा, लाओ जी हमें टैक्स लाओ। तो ये बंदा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और गवर्नमेंट को क्या पे कर देता है? टैक्स पे कर देता है गवर्नमेंट,
टैक्स पे। अब इस पर्सन और गवर्नमेंट के बीच में कोई आया क्या, कोई मिडिल पर्सन आया क्या जिसके थ्रू ये पैसा रूट होके गया हो? आंसर इज नो। इस बंदे ने अपनी जेब से पैसा निकाला, ठीक है, और गवर्नमेंट की जेब में डाल दिया, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसी भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए इस टैक्स को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज योर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। अब लायबिलिटी टू पे टैक्स किसकी होती है? पर्सन अर्निंग इनकम, ठीक है। इस केस में कौन था? ये, इनके बाल तो बना दूं मैं, ठीक है। ये पर्सन जो था ये इनकम अर्न कर रहे थे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू पे टैक्सेस, ठीक है। तो पर्सन अर्निंग इनकम हैज अ लायबिलिटी टू पे टैक्स। बर्डन ऑफ टैक्स किस पर आया? पर्सन अर्निंग इनकम, ठीक है। तो देखो इन्हीं ने पे किया और इन्हीं के ऊपर बर्डन आया। अच्छा, बोलोगे कि सर जब पे यही कर रहे हैं तो बर्डन भी इसी के ऊपर आएगा ना। इसमें नई चीज़ क्या है? देखो नया है इसके अंदर, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स समझेंगे तब आपको बताऊंगा कि ऐसा भी होता है कि लायबिलिटी टू पे टैक्स और बर्डन ऑफ टैक्स अलग अलग लोगों पे हो सकता है। ऐसा किस केस में होता है? इनडायरेक्ट टैक्स के केस में होता है। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स बोथ आर ऑन सेम पर्सन, ठीक है जी। एग्जाम्पल इसका है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स जो है इसका पार्ट है इनकम टैक्स, ये याद रखना, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है इनकम टैक्स। और आपके सिलेबस में सी इंटरमीडिएट लेवल पे इनकम टैक्स की वेटेज है 60 मार्क्स, ना कि डायरेक्ट टैक्स की, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के अंदर और भी टैक्सेस होते हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ना है, ठीक है जी। पहले इसके अंदर एक वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था, ठीक है, वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था, वो भी डायरेक्ट टैक्स था, बट ये सब हमारे मतलब की अब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। आपको पढ़ना है इनकम टैक्स। टाइप प्रोग्रेसिव, ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं एक बार। ये लो जी, आप अगेन एक पर्सन, ठीक है, आपको लगी है बहुत तेज भूख, ठीक है, आपको लगी है बहुत तेज भूख। अब आप सोच रहे हैं क्या करें, तो आपने सोचा यार जल्दी से जल्दी तो डोमिनोज पिज़्ज़ा ही आता है 30 मिनट्स के अंदर अंदर, और कोई तो ऑप्शन है नहीं। तो आपने क्या किया, आप गए घर के पास वाले डोमिनोज में, DOMINOS, डोमिनोज पिज़्ज़ा, ठीक है ना। आप गए काउंटर पे, आपने बोला लाओ जी चीज़ बर्फ पिज़्ज़ा दे दो, कोई बढ़िया सा पेपी पनीर। तो आपने पेपी पनीर चीज़ बर्फ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। उसने बोला लो जी आपका बिल, उसने आपको लेट से 1000 रुपीज़ का बिल पकड़ा दिया। ये बिल बना देता हूँ मैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ पिज़्ज़ा 1000। उसने बोला लाओ जी इसके अंदर GST भी लगेगा, ठीक है। GST अलग अलग लगते हैं वैसे तो, अभी के लिए मैं आपको एक GST लगा देता हूँ 5% का 50 रुपीज़, ठीक है, 5% ऑफ 1000। तो आपका 1050 रुपये का उसने आपको बिल पकड़ा दिया टोटल। अब आपने पूछा कि भाई कितना पे करना है, तो डोमिनोज वाले लो जी बिल 1050 आपका हो गया, आप इतना पे कर दो। तो आपने क्या किया, ये 1050 रुपीज़ जो है, ठीक है, 1050 ये अपनी जेब से निकाल के डोमिनोज को पे कर दिया। अब डोमिनोज के पास 1050 रुपीज़ पड़े हैं। 1050 रुपीज़ में डोमिनोज का कितने रुपए पे अधिकार है? जल्दी से बता दो एक बार। 1000 डोमिनोज पूरे 1050 पर अपने अधिकार जमाएगा या फिर 1000 रुपये पे अपना अधिकार जमाएगा? एक बच्चा बोल रहा है भाई 1000 रुपीज़। रितीश, आंसर इज बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सब ने 1000 बोला है। डोमिनोज बोलेगा जी भाई इसमें तो मेरा जो अधिकार है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये पर है। ये 50 रुपये तो मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पर कलेक्ट किए हैं, ठीक है। क्या बोलेगा डोमिनोज? ये 50 रुपये तो मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पर कलेक्ट किए हैं। तो डोमिनोज बोलेगा कि भाई 50 रुपये मैंने अपने पास रख लिए ना, तो गवर्नमेंट आके जूते चप्पल मारेंगे मुझे, तो शांति से जाकर ये गवर्नमेंट के खाते में जाके डिपॉजिट करा दो भाई। ये गवर्नमेंट लिखा है मैंने, गवर्नमेंट के खाते में जाके इस 50 रुपये को शांति से डिपॉजिट करा दो। अब गवर्नमेंट की जेब में 50 रुपये पहुंच गए इस ट्रांजैक्शन के। क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ध्यान से सुनना, लायबिलिटी टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट किसकी है इस केस में?
ऑप्शन देता हूं मैं आपको, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस या सप्लायर ऑफ सर्विस। जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से। सप्लायर ऑफ सर्विस सर। वेरी गुड। अरे यहाँ पे तो सब समझदार बच्चे हैं यार, मुझे लगा तो कोई तो होगा जो गलत बोलेगा और मैं करेक्ट करूँगा। यहाँ पे सब सही बोल रहे हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। यहाँ पर लायबिलिटी टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट सप्लायर ऑफ सर्विस की है, विच इज डोमिनोज इन दिस केस। अल्टीमेट बर्डन किसकी जेब पे पड़ा है, जल्दी से बता दो। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। वेरी गुड, ऋतिक ने आंसर दिया भाई, बिल्कुल एकदम सही आंसर। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस की अल्टीमेट लायबिलिटी है। अब आ जाओ इस पर, लायबिलिटी टू पे टैक्स किसकी हो गई, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, जो कि हमारे केस में डोमिनोज था। बर्डन ऑफ टैक्स अल्टीमेट कस्टमर पे पड़ा है, ठीक है ना। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बन गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए बन गया क्योंकि जिसकी जेब से पैसा निकला और जिसकी जेब में पैसा गया, इनके बीच में एक थर्ड पर्सन आ गया, जो कि था डोमिनोज। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस यानी पर्सन ने गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स नहीं दिया, इनडायरेक्टली टैक्स दिया, घुमा के दिया डोमिनोज के थ्रू, इसलिए इस टैक्स का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं एंड इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन भी आते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स का पार्टी होते हैं, अगेन वो आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है ना। तो हमें अपना फोकस किस पे रखना है, अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो सिर्फ इनकम टैक्स पे, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो सिर्फ जीएसटी पर, हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा, ठीक है ना। सबको समझ आ गया। अरे रेसिपिएंट, वेरी गुड जी, वेरी गुड। समझदार बच्चे हैं हमारे पास तो भाई बहुत ज़्यादा। आईएफएस एकेडमी में इस बार समझदार बच्चों की भर्ती हुई है, क्या बात है। आओ जी आओ। अब अगला मेरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। डायरेक्ट टैक्स को है ना प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। तो देखो समझाता हूँ मैं। रिग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं, दीज टैक्सेस हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन लोअर इनकम इंडिविजुअल देन द वेल्दी, दे ऑल पे द सेम टैक्स रेट रिगार्डलेस ऑफ इनकम। रिग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं, जो लोअर इनकम क्लास के इंडिविजुअल होते हैं उन पर टैक्सेस का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और जो वेल्दी लोग होते हैं उनके ऊपर टैक्सेस का कम इम्पैक्ट होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव टैक्सेस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, रिग्रेसिव, इनडायरेक्ट के नीचे लिखा है रिग्रेसिव। क्यों, समझने की कोशिश करना। मिस्टर मित्तल, देखो एग्जाम्पल सोच समझ के लेना पड़ता है। मिस्टर मित्तल, ठीक है, जब भी मित्तल सरनेम सुनते हैं तो लगता है ना कोई अमीर आदमी होगा, और एक लालू ले लिया मैंने, ठीक है, मिस्टर लालू। तो हमें समझ आ रहा है इसमें वेल्दी कौन है, मिस्टर मित्तल, और लोअर क्लास कौन है, लोअर इनकम अर्निंग इंडिविजुअल कौन है, मिस्टर लालू। इन दोनों ने ही एक फ़ोन परचेज किया 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का फ़ोन परचेज किया, जिसके अंदर जीएसटी था 2,500 रुपये इंक्लूडेड, ठीक है, 2,500 का जीएसटी उसमें इंक्लूडेड था। अब इनकम ऑफ मिस्टर, जो लिख दिया यहाँ पे मैंने, मित्तल लिखना चाहिए, मित्तल, MITTAL। इनकम ऑफ मिस्टर मित्तल इज 10 लाख पर एनम, इनकम ऑफ मिस्टर लालू इज 1,20,000 पर एनम। अब अगर हम बात करें टैक्सेस की इस पूरे सिनेरियो में, ठीक है, तो एक इनडायरेक्ट टैक्स इसमें दिख रहा है हम लोगों को, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम बात करें कि 2,500 रुपये मित्तल ने भी पे किए हैं और 2,500 रुपये लालू ने भी पे करे हैं। मित्तल की इनकम 10 लाख रुपए थी, तो अगर हम टैक्स का रेट देखें, टैक्स का बर्डन देखें, 2,500 अपॉन 10 लाख इंटू 100, ठीक है। तो इसने अपनी इनकम का इतना परसेंटेज, हम ये निकाल रहे हैं कि इसकी इनकम का कितना परसेंटेज इसने टैक्स दिया ऑन द परचेज ऑफ दिस फोन। तो हमने क्या किया,
2,500 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये आ गया 0.25%। 0.25%, 10 लाख का 0.25% होता है 2500 रुपये। तो मित्तल जी ने फ़ोन खरीदा, टैक्स लिया गया इनसे। अब देखो ऐसा तो है नहीं जब फ़ोन खरीदने जाओ तो भाई अगर दिख रहा है अमीर आदमी है तो उससे ज़्यादा जीएसटी ले लो, और अगर दिख रहा है अरे भाई ये आदमी थोड़ा कमज़ोर सा लग रहा है तो इससे कम जीएसटी ले लो। ऐसा तो हो नहीं सकता, जीएसटी का रेट तो फिक्स्ड है। ठीक है, फ़ोन्स के ऊपर 28% जीएसटी होता है। ठीक है जी, अब फ़ोन कोई भी खरीदे, चाहे अमीर चाहे गरीब, जीएसटी तो उसको 28% ही देना है भाई। ठीक है ना। अब एक अमीर खरीदता है जिसकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, वो भी 2,500 का जीएसटी दे रहा है इस फ़ोन के अंदर। और एक गरीब खरीद रहा है जिसकी सालाना इनकम 1,20,000 रुपये है, वो भी 2,500 रुपये का जीएसटी दे रहा है इसके अंदर। अब अगर हम बात करें तो देखिए 2,500 10 लाख का कुछ परसेंटेज होता है, कितना परसेंट हो जाए, कितना परसेंट होता है हमने निकाला 0.25%। अब हम देखते हैं कि मिस्टर लालू ने भी ये फ़ोन खरीदा और उनने अपनी इनकम का कितना परसेंटेज टैक्स पे कर दिया ऑन बाइंग दिस फ़ोन। ठीक है, सिर्फ मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो 2,500 अपॉन 1,20,000 इंटू 100, ये आ गया 2.08%। अब देखो जी, इस टैक्स को हम क्यों बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। जो इंसान ज़्यादा कमाता है वो कम टैक्स पे कर रहा है, और जो कम कमाता है वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। दिख रहा है हम लोगों को इस एग्जाम्पल में। ज़्यादा कौन कमाता है, मित्तल। अपनी इनकम का कितना परसेंटेज टैक्स पे कर रहा है, वो 0.25%। कम कौन कमाता है, लालू। अपनी इनकम का कितना परसेंटेज टैक्स पे कर रहा है, 2.08%। और इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टैक्सेस बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। जो कम कमाएगा वो कम टैक्स पे करेगा, जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, जो बहुत ज़्यादा कमाएगा वो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करेगा। तो अ प्रोग्रेसिव टैक्स हैज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन हायर इनकम इंडिविजुअल देन ऑन लो इनकम अर्नर्स। अगर आप ये चीज़ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। और एक ऑप्शन और है कि इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आप लोगों के पास, ठीक है, ग्रुप के अंदर। तो आप उस रिकॉर्डिंग को देखकर रिवाइज भी कर सकते हो दोबारा से, और उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। हाँ जी, बोलो बोलो। सर रिकॉर्डिंग तो सिर्फ 1 ही महीने तक रहती है ना। ओहो, तो कोई नहीं, आज आप रिकॉर्डिंग, 1 मिनट रुक जाओ यार, रिकॉर्डिंग हो रही है, अरे हो रही है। रिकॉर्डिंग को तो आप ये करना ना, आज देख लेना। और अच्छा, मैंने ये जो लेक्चर है ना, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अलग से भी, और ये मैं जहाँ तक है यूट्यूब पे डालूंगा, और मैं बाकी लेक्चर्स भी कोशिश करूँगा रिकॉर्ड कर लूँ। अगर आपको कोई भी किसी का भी लेक्चर बाई चांस मिस हो जाता है तो आप मैसेज कर देना, तो मैं आपको किसी तरीके से वो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है ना। चलिए जी, तो हम लोगों को समझ आ गया कि भाई रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, और हमें आइडिया लग गया कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। तो एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं। इनकम ऑफ मिस्टर जो इज़ ₹10 लाख पर एनम। अब जब मैं इसका टैक्स निकालूंगा ना, तो अभी तो मैंने आप लोगों को टैक्स देखो निकालना सिखाया नहीं है। ठीक है, अगर मैं एकदम से अभी निकाल दूँ टैक्स तो आप सोचोगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, ये कैसे निकल गया टैक्स, कुछ समझ नहीं आया। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए मान के चलता हूँ कि टैक्स रेट 30% है। टैक्स रेट कितना है, 30%। अभी के लिए मान के चलता हूँ टैक्स रेट 30% है। तो 10 लाख का 30% 3 लाख होता है। तो भाई मिस्टर जो 3 लाख रुपए टैक्स देंगे एक साल में, और 1,20,000 का 30% 36,000 होता है। तो लालू जी जो है वो एक साल में 36,000 टैक्स देंगे। अब यहाँ पे बात सही लग रही है कि भाई जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स दे रहा है, जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स दे रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको एग्जैक्ट नहीं बताया इसे प्रोग्रेसिव क्यों बोलते हैं। ठीक है, अभी ये भी एक प्रोग्रेसिव का एग्जाम्पल है नहीं, वैसे यह भी प्रोग्रेसिव का एग्जाम्पल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक अमीर भी 30% टैक्स दे रहा है, एक गरीब भी 30% टैक्स दे रहा है। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की चलो कोशिश करता हूँ, तो आपको समझ आएगा कि प्रोग्रेसिव बोलते क्यों है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई जो इंसान एक साल में 2.5 लाख रुपए तक कमाता है उसको कोई टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इंसान एक साल में 2.5 लाख रुपीज़ तक अर्न करता है उसको कोई टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इंसान 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में अर्न करता है उसको 5% टैक्स देना होता है। फिर जो पर्सन 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में अर्न करता है
उसको 20% टैक्स देना होता है। और जो इंसान एक साल में 10 लाख से ज़्यादा अर्न करता है, मोर देन 10 लाख, उसको 30% टैक्स देना होता है। अब ये बना है प्रोग्रेसिव टैक्स। जो कम अर्न कर रहा है उसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है या बहुत कम रेट पे टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। और जो जितना अर्न करता जा रहा है ज़्यादा ज़्यादा, उससे उतना ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स लिया जा रहा है। इसलिए हम इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। जल्दी से बता दो सब बच्चे, यहाँ तक बातें समझ आ गई आप लोगों को? क्या क्या कह रहे हो करंट का स्लैब रेट भाई? देखो, हाँ, मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है, मैं अभी आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी ये स्लैब रेट आपके लिए है, आपके एग्जाम के लिए है, ये समझ लो। अभी दिक्कत क्या हुई है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लेकिन वो आगे आने वाली स्लाइड पर ही है वो बातें, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। आपका जो एग्ज़ाम होगा मई 2021 और नवंबर 2021 वाले जो बच्चे हैं, यानी आप नवंबर 2021 वाले बच्चे हो, आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा। और फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर एक नया स्लैब रेट भी आया है, जो हो सकता है आपने इस साल के बजट में देखा हो। अजीब सा स्लैब रेट था, बहुत बड़ा सा, ठीक है ना। वो स्लैब रेट जो है, वो स्लैब रेट ऑप्शनल स्लैब रेट है, यानी कि वो कंपलसरी नहीं है। ये वाला स्लैब रेट भी यूज़ कर सकते हो आप, और अगर आपको मन कर रहा है कि भाई नया वाला स्लैब रेट यूज़ करना है, तो आप नया वाला स्लैब रेट भी यूज़ कर सकते हो। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, चैप्टर 1 का ही पार्ट है वो, ठीक है ना। बट अभी हम एक एक करके उन चीज़ों पे आएंगे, अभी बेसिक से कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों को समझ आ गया? अरे कोई बताओ भाई, रिप्लाई करो ग्रुप के अंदर कि प्रोग्रेसिव, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको प्रोग्रेसिव और इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव क्यों बोलते हैं। सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो एक बार। यस सर। ओके, सब लोग बोल रहे हैं यस सर। सबका यस देख के मुझे लग रहा है मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, हम ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कर रहे अभी हम छोटी छोटी बातों से धीमे धीमे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, क्लास बाय क्लास, ठीक है ना। तो एक अगला टॉपिक जो आप बच्चों के दिमाग में हो सकता है आता हो कि सर लॉ कैसे आता है, ठीक है। लॉ को लाने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे कि ये एक लॉ था जो आया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक लॉ था। ये जब आया होगा तो इसको कैसे कैसे, किन किन दरियों से गुजरना पड़ा होगा। दरियाँ होती है ना, दरियाँ, किन किन दरियाओं से गुजरना पड़ा होगा। तो देखो, सबसे पहले एक बिल आता है, बिल, ठीक है। आपको पता होगा जैसे हर साल बजट आता है, जैसे अभी 1 फरवरी 2021 को क्या आएगा जल्दी से बताओ, सुनना चाह रहा हूँ मैं चैट के अंदर। क्या आएगा 1 फरवरी 2021 को? बजट। वेरी गुड, बजट 2021 आएगा, ठीक है ना। इस बजट के अंदर सबसे पहले क्या आता है, एक आपने देखा होगा ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं इस बजट को बोलते हैं, ठीक है ना। उन फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं जिसको देख के उस बजट को बोल रहे होते हैं। उन पेपर्स को बिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिल, ठीक है ना। वो वाला बिल नहीं है जो डोमिनोज वाला बिल था। ये बिल क्या होता है, एक तरीके से बजट का जो पूरा भी जो भी उसके अंदर चेंजेस लाने होते हैं वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। फिर क्या होता है, ये जो बिल है ये लोकसभा के पास जाता है और यहाँ पे ये पास होता है। लोकसभा में पास होने के बाद ये राज्यसभा जाता है, यहाँ पे जाके ये पास होता है। राज्यसभा में अगर ये पास हो गया फिर ये बनता है एक्ट, और एक्ट को ही हम बोलते हैं लॉ। यानी कोई भी जब लॉ लाना होता है, जैसे अभी हमने इस साल तो कितना देखा है, वो एनआरसी आया था, याद है ना आपको, ठीक है। सीसीए आया था पहले, सीसीए था, सीसीए से पहले भी वो कुछ था, सीएबी था, सीएबी, सॉरी, पहले कैप बोल रहे थे लोग, सीएबी, फिर सीएए बोलने लग गए थे। तो ये उसमें बी क्या था, बिल था, और जब ये लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया तो फिर ये एक्ट बन गया था, ठीक है ना। सीएबी और सीसीए, याद है ना, पहले सीएबी कर रहे थे सब लोग, फिर थोड़े महीनों बाद सीएए करने लग गए, तो ये बिल से एक्ट बन गया था पहले। यानी कि ये ड्राफ्ट था, इसे प्रपोज किया जा रहा था कि हम लेके आएंगे सीएए एक्ट जो है, इसको पास किया गया लोकसभा राज्यसभा में। जब ये एक लॉ बन गया तो इसको सीएए बोलने लग गए थे लोग, ठीक है ना। तो फाइनेंस बजट कम्स एवरी ईयर फॉलोइंग सेम प्रोसेस। तो हर साल जो बजट आता है वो सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आता है। पहले वो बिल के फॉर्म में होता है, फिर वो पास होता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, और फिर वो जाके एक लॉ बन जाता है, ठीक है। अब मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे,
बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें अगले पेज पे आएंगी, ठीक है ना। मेरा आप लोगों से आज का तीसरा सवाल रहेगा शायद है, ठीक है। आज का तीसरा सवाल ये सभी को पता होगा वैसे तो, बट स्टिल मैं ये अज्यूम नहीं करता कभी भी अपनी क्लासेस में कि बच्चों को ये चीज़ें आती होंगी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, कुछ होते हैं कम इंटेलिजेंट, और कुछ होते हैं जो हो सकता है चीज़ें भूल चुके हों। तो हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे सवाल आज का तीसरा कि भाई कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या फ़र्क होता है। अरे भाई आवाज़ आ रही है किसी की अजीब अजीब से। सर कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर चलता है और फाइनेंशियल ईयर मार्च टू वो अप्रैल टू मार्च। अरे वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार। इतने कम बच्चे आंसर क्यों देते हैं? मैं चाहता हूँ सब पार्टिसिपेट करें। मैं भी यही कहने वाली थी। ओके देखो जी, अगर हम बात करें कैलेंडर ईयर, ठीक है, तो आप लोगों के घर में कैलेंडर होता है। कैलेंडर मम्मी पापा कैलेंडर देखते हैं कभी कभी देखने के लिए कि भाई किस दिन कौन सी डेट है, कौन सा दिन शुभ दिन है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, कौन सा दिन अच्छा दिन है, ठीक है। हिंदी वाले कैलेंडर देखते हैं, मतलब कैलेंडर देखते हैं हर कोई, ठीक है। अच्छा किसी का ना माइक ऑन है, एक बार थोड़ा सा अपना माइक ऑफ कर लो, डिस्टर्बेंस होती है सभी को, ठीक है। आप आंसर दिया करो, अपना माइक ऑन किया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर ऑफ कर लिया करो। और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर जो कि आपके घर में कैलेंडर होता है, ये हम सभी को पता है कि सर ये 1 जनवरी को शुरू होता है। अगर अभी हम बात करें तो कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है? 2020। अगर आपकी मम्मी आपसे पूछे कि भाई मोनू कौन सा साल चल रहा है भाई जरा बताना, तो आप क्या बोलोगे कि मम्मी 2020 चल रहा है अभी तो, ठीक है ना। कब से शुरू होता है? 1 जनवरी से, और कब तक चलता है? 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा ये। फिर हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं सब रात में 12 बजे, याद है ना। सबके घरों में पार्टी होती हैं, कोई बाहर जाते हैं, ठीक है। नया साल आ रहा है भाई, तो हमारे लिए नया साल कब आता है? हम लोगों के लिए कब आता है? कैलेंडर ईयर, यानी कि 31 दिसंबर की रात को 12 बजे के बाद नया साल शुरू हो जाता है। अब हम लोग थोड़े एडवांस हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। जैसे होते थे ना वो पोकेमॉन्स विकसित होते थे, पिकाचू से राइचू, ऐसे अब हम राइचू बन रहे हैं, हम थोड़े विकसित हो रहे हैं। अब हम सीए की लाइन में आ गए, हम लोग सीए बनने वाले हैं, ठीक है। और कुछ सालों में आप लोग सीए बन जाओगे। तो आप लोगों के लिए जो ईयर है वो भी विकसित हो चुका है। पहले आप ईयर मानते थे कि भाई कैलेंडर ईयर इज़ अ ईयर, बट अब आप लोगों के लिए जो ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर बनने वाला है। अब आप लोग हैप्पी न्यू ईयर पता है कब बनाया करोगे? 1 अप्रैल को। और आखिरी दिन कब सेलिब्रेट किया करोगे? 31 मार्च को। यह आखिरी दिन होगा आपके साल का, ठीक है, क्योंकि अब आप विकसित हो रहे हो। तो अब आपसे कोई पूछा, देखो ये क्यों बताना ज़रूरी है। आप लोग अभी सी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्लियर करोगे, आप आर्टिकलशिप करोगे। अगर आपके सीए ने आपसे पूछ लिया कि भाई कौन सा ईयर चल रहा है ये, तो ये मत बोल के आ जाना सर ये तो 2021 चल रहा है। बहुत डांटेगा वो बोलेगा अभी भी तुम अपने पिकाचू वाले फेस में चल रहे हो, तो राइचू बनो। राइचू याद है ना पोकेमॉन, ठीक है। तो आपको क्या बताना है उसको? आपको बोलना है कि सर ये 21-22 चल रहा है, ईयर 21-22, ठीक है। जब आप जाओगे तब, अभी अगर मैं पूछूं, अगर आप आज आपकी मम्मी पूछें कि भाई कौन सा साल चल रहा है, तो आप बोलोगे कि मम्मी 2020 चल रहा है। बट अगर आप अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आपका सी आपसे पूछते तो सब पता है क्या बोलते हैं? सर 2021 चल रहा है, ठीक है ना। तो लिखने में फ़र्क है। कैलेंडर ईयर कैसे लिखा जाता है? ऐसे। फाइनेंशियल ईयर कैसे लिखा जाता है? ऐसे, ठीक है। इन चीज़ों में फ़र्क है। अब ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स जो है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, इनकम कैलकुलेट करना हमें सीखना है ना। इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो हमें क्या सीखना है कि इनकम कैसे कैलकुलेट की जाए, उस पर टैक्स कैसे निकाला जाए। अब इनकम जब कैलकुलेट करनी है तो क्वेश्चन अराइज होगा कि सर 1 महीने की जाती है, 6 महीने की जाती है, 1 साल की जाती है, 2 साल की जाती है। तो इसका आंसर ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि इनकम जो है वो 1 साल की कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना। 1 साल की इनकम कैलकुलेट की जाती है। अब अगला सवाल कि सर वो 1 साल कैलेंडर ईयर होता है या फाइनेंशियल ईयर होता है? बताओ जी, कौन बताएगा? वो 1 साल फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है? फाइनेंशियल। वेरी गुड, वो 1 साल फाइनेंशियल ईयर होता है। यानी हमें जो इनकम निकालनी है किसी भी कंपनी की, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी HUF की, किसी भी पार्टनरशिप फर्म की इनकम निकालनी है, तो वो निकालनी है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है ना। ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
ध्यान से समझने वाली चीज़, बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, बच्चे बोलते हैं कि सर अमेंडमेंट आ रही है, क्या ये अमेंडमेंट हमारे एग्जाम में आएगी? ठीक है, आगे चल के जब आप लोगों को समझ आएगा कि बजट आता है हर साल और सिलेबस चेंज हो जाता है टैक्स का, हर साल सिलेबस चेंज हो जाता है टैक्स का, तो सर हमारे सिलेबस में ये चीज़ आएगी कि नहीं आएगी, आगे चल के आपको बहुत डाउट्स आएंगे। ठीक है ना, तो उन डाउट्स को मैं पहले से ही आपको क्लियर कर रहा हूँ। आपका जब फाइनेंस एक्ट 2019 आया था 2019, ठीक है ना, तो ये आपके सीए एग्जाम्स में कब आया? आपके सीए एग्जाम में इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको कब देखने को मिला? ये आपको देखने को मिला था मई 2020 जो एग्ज़ाम हुए नहीं, और नवंबर 2020 के एग्ज़ाम्स में। यानी कि सीए का जो कोर्स है ना वो एक साल पीछे चलता है, ऐसे समझो। अगर फाइनेंस एक्ट 19 की बात करें तो आपका मई और नवंबर 2020 के एग्ज़ाम्स में एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जो कि अभी अटेम्प्ट निकल गया। अब आप लोग एग्ज़ाम दोगे नवंबर 2021 में, नवंबर 2021 में, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मई 2021 में देंगे। इस बैच में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मई 2021 में एग्ज़ाम देंगे। इनके लिए जल्दी से बता दो कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा, जल्दी से बता दो, बोल दो भाई, बोल दो, आज तो बोल ही दो। सर फाइनेंशियल वाला, अरे फाइनेंशियल वाला ईयर, फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? 21 फाइनेंस एक्ट 2020, यानी इस साल जो बजट आया था 1 फरवरी 2020 को बजट आया था, ठीक है जी। श्रीमती सीतारमन जी ने अपना बजट स्पीच दी थी, ठीक है जी। तो वो जो उन्होंने स्पीच दी थी वो पहले बिल था, फिर वो एक्ट बना, ठीक है, वो एक्ट बन चुका है। अब वो एक्ट जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी पहली बार मई 2021 में एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। यानी उसमें जो स्लैब रेट्स आए थे, जो नए टैक्स रेट्स बने थे, आए थे, वो पहली बार मई 2021 के एग्जाम्स में आएंगे फॉर सीए एंड सीएमए एग्जाम्स, दोनों लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर दूसरी बार कब आएगी एप्लीकेबिलिटी? नवंबर 2021 में। अब सर जब मई 2022 में एग्जाम्स देंगे, मई 2022 या नवंबर 2022 में एग्जाम्स देंगे, तो क्या सेम फाइनेंस एक्ट 2020 आएगा? आंसर इज नो। अब कुछ महीनों में नया बजट आने वाला है, वो बजट एक्ट बनेगा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में पास होके, क्या नाम होगा उसका? फाइनेंस एक्ट 2021। ये वाला जो एक्ट है ये आएगा फॉर इन मई 2022 एंड नवंबर 2022 एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो कलरफुल सा चार्ट है इसको देखो, बजट 2020 जिसको हम फाइनेंस एक्ट 2020 बोलेंगे, ये किस ईयर के लिए आता है? प्रैक्टिकली किस ईयर के लिए आता है? ये आता है 2021 ईयर के लिए। यानी कि जो भी लोग 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक के बीच में इनकम अर्न करेंगे, जो कि अभी चल रहा है, अभी यही फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021, ये किस एक्ट को कंसिडर करके अपनी रिटर्न फाइल करेंगे? फाइनेंस एक्ट 2020 को कंसिडर करके, ठीक है ना। अब जब फाइनेंस एक्ट 2021 आएगा तो ये किस ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा? 21-22 के लिए एप्लीकेबल होगा। ये कौन सी बात है? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में। और सीए लाइफ में क्या होता है? सीए लाइफ में जब आप सीए के एग्जाम्स दे रहे होते हो, सीए लाइफ में क्या होता है? जो फाइनेंस एक्ट 2020 था ये आपका मई और नवंबर 21 के एग्जाम्स में आएगा, एक साल आगे। फिर फाइनेंस एक्ट 21 जब आएगा ये आपके मई एंड नवंबर 2022 के एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। ये चीज़ें ना ये आपके दिमाग में अभी नहीं आएंगी डाउट, या बाद में आएंगी, बाद में, तो उनको मैंने पहले से क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए। अब आते हैं हम आज की क्लास के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। इसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ पहले, तब आप इस टॉपिक को सीरियसली लोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपका जो पेपर है टैक्सेशन, पेपर नंबर 4, बच्चे पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हो कि सर प्रैक्टिकल पेपर है या थ्योरेटिकल पेपर है? तो इसका आंसर ऐसा है कि पढ़नी थ्योरी है बट पेपर प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। पढ़नी थ्योरी है, लॉस पढ़ने आपको, बट पेपर इसका जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। जैसे अकाउंट्स आप पढ़ते हो, पढ़ते भी प्रैक्टिकल हो और पेपर भी प्रैक्टिकली दे के आते हो,
ठीक है ना। आप जो चीज़ें कर रहे होते हो क्लास के अंदर वो सब आप क्या कर रहे होते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे होते हो। कॉस्टिंग जो आपका पेपर है, जो ईशान सर पढ़ा रहे थे कल, वो आपका पूरा प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है, पढ़ना भी प्रैक्टिकल है, एग्जाम में भी प्रैक्टिकल आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप 2 में प्रैक्टिकल पेपर है। जो लॉज हैं, लॉज थियोरेटिकल है, थ्योरी पढ़नी होती है, थ्योरी लिख के आनी होती है। ऑडिट थ्योरी पेपर है, ऑडिट भी थोड़ा थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स है, उसके अंदर पढ़नी थ्योरी होती है, बट थोड़ा एनालाइज करके दिमाग को प्रैक्टिकली सोच के आपको आंसर लिख के आने होते हैं, बट आंसर हाँ थ्योरेटिकली होते हैं। टैक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पढ़ते थ्योरी हो, जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस वो प्रैक्टिकल होंगे, एग्जाम में भी प्रैक्टिकल ही आएगा। ठीक है ना। जब तक आपको चीज़ें नहीं पता होंगी, अब देखो क्वेश्चन आएगा कंप्यूट इनकम ऑफ मिस्टर ए, और उसको दे देंगे वो सैलरी से इतना कमा रहा है, उसके बिजनेस से इतना कमा रहा है, उसने ड्यूरिंग ईयर कुछ ज्वेलरी बेच दी, उस पर उसको फ़ायदा हो गया, उससे इतना कमाया उसने, उसकी बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स हैं, सेविंग्स अकाउंट है, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ पे उसने इतना अर्न कर लिया। तो बताओ जी मिस्टर एक्स की एक साल की इनकम कितनी है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर आप पूरा प्रैक्टिकल कंप्यूटेशन करके आओगे, बट ये प्रैक्टिकल कंप्यूटेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको इसके पीछे के लॉज नहीं पता होंगे। तो टैक्स थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से चलता है, पढ़ने आपको लॉज हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका 100% प्रैक्टिकल होगा। ठीक है ना। अब जो टैक्स का पेपर है वो हमें समझ आ चुका है कि सर एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। अब प्रैक्टिकल पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने भी आपके पेपर में आएंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर इनमें से एक वर्ड 100% लिखा होगा। या तो लिखा होगा प्रीवियस ईयर वर्ड उसके अंदर, या लिखा होगा असेसमेंट ईयर वर्ड उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकम टैक्स का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो और उसके अंदर प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर वर्ड ना लिखा हो। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन दो वर्ड्स की। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस इन दो वर्ड्स की। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं होता क्या है। ध्यान से समझना। देखो जी, ये मैंने एक प्रीवियस ईयर बनाया है, नहीं ये मैंने एक असेसमेंट ईयर बनाया है, और ये मेरा दोबारा लिख देता हूँ, ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये मेरा असेसमेंट ईयर है। इन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी होती है, पता है क्या? दोनों ही 1 अप्रैल को शुरू होते हैं और 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक 1 साल कंप्लीट हो गया। फिर इसी दिन एक नया दिन शुरू होगा, 1 अप्रैल 2020, और 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैं कोई भी एक बच्चा रैंडमली पिक करता हूँ, ठीक है, फ्रॉम यू ऑल, और किसको पिक करूँ? लेट से हम पिक करते हैं भवेश। मेरे सामने भवेश दिख रहा है मुझे, भवेश। तो मैं भवेश को पिक करता हूँ, मिस्टर भवेश। ठीक है जी। मिस्टर भवेश, आप स्पीकर ऑन करके मुझे बताइए अपनी कोई भी एक अच्छी सी हॉबी, जल्दी से बताइए। बताओ जी, बताओ। बैडमिंटन। बैडमिंटन, ओके चलो। तो अब यहाँ पे एग्जांपल चेंज करना पड़ेगा, भवेश ने आंसर ही नहीं दिया। ये राधा थी ना, राधा है ना आपका नाम? यस सर। ओके, देखो मैं आवाज़ से पहचान जाता हूँ। तो राधा जी, आपने अपनी अपनी हॉबी बताई बैडमिंटन। अब राधा जो है ना, ये अपने करियर को थोड़ा सा सोच रही है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बनूँ, और ये अर्न करना चाहती हैं। तो राधा ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, कमाना तो है ही, अपने पैशन को ही कमाई का जरिया बना लो। इन्हें एक बैडमिंटन अकेडमी खोली, बहुत बढ़िया, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल की। ठीक है ना। और वहाँ पे अब ये बैडमिंटन लोगों को सिखाती है, खुद भी खेलती है फ्री टाइम में एंड लोगों को सिखाती भी है। इन्हें अपनी अकेडमी 1 अप्रैल 2019 को खोली है। ठीक है जी। तो राधा ने उस अकेडमी से, बैडमिंटन अकेडमी से, इस पूरे साल अच्छी खासी इनकम अर्न करी है। ठीक है, इस पूरे साल अच्छी खासी इनकम अर्न करी है। कितनी इनकम अर्न करी है? लेट से 12 लाख पर एनम। ठीक है, 1 साल की इनकम है 12 लाख। ठीक है, ये तो मैंने आपको पूरी कहानी अभी बता दी। अब अरे किसी का माइक ऑन है,
ठीक है जी। अब अगर अगर मैं राधा के पास साल के बीच में कहीं पहुंच जाता, ठीक है, किसी बीच की डेट पे राधा के पास पहुंच जाता और राधा से बोलता, अरे राधा राधा यार, आपने इस साल अपनी एकेडमी शुरू करी थी, ठीक है, बैडमिंटन एकेडमी, ठीक है, तो बताओ ज़रा कितना कमा लिया इस साल तुमने। तो राधा मुझे क्या बोलेगी कि कैसी बातें कर रहे हो सर, अभी तो एक साल ख़त्म ही नहीं हुआ, जब ख़त्म ही नहीं हुआ तो मैं कैसे बता दूं मैंने कितना कमा लिया। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कितना कमाया एक साल में, तो सर आप आओ, मैं आपको बताऊंगी, बट कम से कम एक साल ख़त्म होने के बाद तो आओ, मैं बीच में कैसे बता दूँ कितना कमा लिया। अगर आप इस दिन मुझसे पूछते हो कि राधा तुमने स्टार्टिंग से लेके आज तक कितना कमा लिया, तो मैं आपको बता भी दूँ कि सर इतना कमा लिया। बट अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में कितना कमा लिया, और बीच में आके पूछ रहे हो मुझसे ये चीज़, तो मैं नहीं बता सकती सर, ठीक है, ये तो साल के बाद आओ। तो यानी कि अगर मैं बीच साल के बीच में राधा से पूछ लूँ कि राधा आपने इस साल कितना कमाया, तो राधा नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता, कोई फ्यूचर थोड़ी ना देख सकता है भाई। इसी तरीके से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल दे कि भाई लाओ, बीच में ही बोल दे कि लाओ भाई, इस साल में जो तुमने इस साल की कमाई पर जो भी टैक्स बनता है लाओ जी हमारे पास लेके आ जाओ, तो आप क्या बोलोगे टैक्स डिपार्टमेंट को? आप बोलोगे कि भाई टैक्स डिपार्टमेंट कैसी बातें कर रहे हो, अभी साल ख़त्म हुआ नहीं, मैं अपनी कमाई कैलकुलेट कर नहीं सकती या कर नहीं सकता। जब कमाई कैलकुलेट नहीं कर सकता तो टैक्स कैसे निकालूँ उस पर, और जब टैक्स निकाल नहीं सकता तो टैक्स पे कैसे कर दूँ? चेन ही नहीं बन रही पूरी। तो टैक्स डिपार्टमेंट को आप क्या बोलोगे कि जी टैक्स चाहिए, मैं दूंगा, बट कम से कम साल तो ख़त्म होने दो, साल ख़त्म होने के बाद लेना, तब मैं टैक्स कैलकुलेट कर पाऊंगा, क्योंकि तब मेरे पास इनकम होगी, मेरे पास कितना कमाया मैंने, ठीक है ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, आप प्रीवियस ईयर में नहीं बता सकते कि आपने इस साल कितना कमाया, ठीक है। यानी कि अगर आपको ईयर 1920 की इनकम बतानी है कि आपने कितनी कमाई है, तो आप कब बता सकते हो? इन ईयर 2021। 1 अप्रैल 2020 को भी आप बता सकते हो कि आपने साल कितना कमाया, बट 1 अप्रैल 2020 कौन सा साल हो गया? 2021। कौन सा ईयर हो गया? 2021, ठीक है ना। अब इस साल आप क्या कर रहे हो? 2021 में आप क्या कर रहे हो? आप प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस कर रहे हो, यही तो कर रहे हो आप। ईयर 2021 में क्या कर रहे हो? प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस कर रहे हो, असेस यानी कि कंप्यूट कर रहे हो, क्योंकि आप ईयर 2021 में इनकम को असेस कर रहे हो, इसलिए इस ईयर को असेसमेंट ईयर बोला जाता है। और कौन से ईयर की इनकम को असेस कर रहे हो? प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस कर रहे हो, इसलिए इस ईयर को प्रीवियस ईयर बोला जाता है। यानी कि प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिस साल आप इनकम अर्न करते हो, असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल आप प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस करके उस पर टैक्स पे करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी है, ठीक है ना। जल्दी से मुझे हर एक बच्चा बताएगा जितने भी क्लास देख रहे हैं, बात समझ आई हाँ या ना? जल्दी से बता दो। यस सर। सब बच्चों को बताना है, जब तक सबका आंसर नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। सब बच्चे को शर्माना क्या भाई, अगर आया है समझ तो बताओ, नहीं आया तो भी बताओ, बताना पड़ेगा भाई। आ गया सर। ओके, मैं देख रहा हूँ चैट में, देख रहा हूँ सबको क्लियर है कि नहीं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया है, कुछ बच्चे अभी भी आलसी हैं। अरे भाई आंसर दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो आंसर, दे दो सब बच्चे। अगर समझ आ गई बात तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ नहीं आएगी ना तो पूरा टैक्स पढ़ने में दिक्कत आ जाएगी आपको ये नहीं समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर 2021 और हम इस ईयर की इनकम निकाल रहे हैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, यही नहीं समझ आएगा आपको क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी पहले अच्छे से, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, आई होप सब लोगों को समझ आ गई कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत इजी सा कंक्लूजन है वैसे तो। क्या है वो कंक्लूजन? असेसमेंट ईयर कम्स आफ्टर प्रीवियस ईयर, ठीक है जी।
या फिर मैं एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर कम्स बिफोर असेसमेंट ईयर। ठीक है जी, ये दो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करे हैं इससे, हमें पता होना चाहिए ये चीज़। और एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या है वो उस कंक्लूजन का नाम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अरे बहू की स्पेलिंग कैसे लिख दी मैंने, बहू थी। आप बोलोगे सर ये कैसा कंक्लूजन है, तो समझ ही नहीं आया। बताओ किसको समझ आ गया, जल्दी से बता दो किसको समझ आ गया कंक्लूजन। कुछ बच्चों को तो 100% आ गया होगा। सर मुझे भी आ गया। आ गया, देखो जी, प्रीवियस ईयर भी कभी असेसमेंट ईयर था। अब समझ आ गया। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं, प्रीवियस ईयर भी कभी असेसमेंट ईयर था, अब बात समझ आ जाएगी। आ गई ना बच्चों। तो जब हमने ईयर 18-19 जब ईयर 18-19 की इनकम कैलकुलेट की होगी, तो किस ईयर में की होगी, 1920 के अंदर। तो 1920 क्या रहा होगा, असेसमेंट ईयर, और 18-19 क्या रहा होगा, प्रीवियस ईयर। यानी कि ये ईयर भी कभी ना कभी असेसमेंट ईयर था। अब हम जब आगे बढ़ जाएंगे, ईयर 21-22 की बात करेंगे, ठीक है, तो जब हम इस ईयर की इनकम निकालेंगे 2021 की, तो किस ईयर में निकालेंगे, 21-22 में। तो 21-22 क्या बन जाएगा, असेसमेंट ईयर, और 2021 क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर। ठीक है ना। तो अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ठीक है, जैसे आपको ये हमेशा याद रहेगा बेसिकली। ओके जी, आइए जी, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पूरे इनकम टैक्स की क्लास का बेस समझ लो इसको आप। ठीक है ना, हमारी सारी की सारी आने वाली क्लासेस इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली हैं। ठीक है ना। अब आप लोगों को अपने माइक ऑन कर करके अपने आंसर्स देने हैं, और जो बच्चे कंफर्टेबल हैं वो टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनको बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है या नहीं बोलने का मन कर रहा, वो टाइप कर सकते हैं, बट आंसर पार्टिसिपेट सबको करना है। आपके घर में, आपके दोस्त के घर में, आपके पड़ोसी के घर में, किसी के भी घर में कोई भी अर्न करता है, ठीक है ना, मुझे आपको सिर्फ सोच सोच के ये बताना है कि किन किन सोर्सेज से आपके आसपास के लोग अर्न कर रहे हैं। आपको सिर्फ चीज़ सोच के बतानी है मुझे। बताओ जी, मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। सैलरी, अरे वाह, इतनी जल्दी आंसर। सैलरी, रेंट, रेंटल इनकम। बिजनेस, अरे भाई ऋतिक, तुम सब बता दोगे, किसी और को भी बोलने दो। अरे भाई सब बोलो, ऋतिक सब बता देगा वरना। प्रोफेशन, बिजनेस इनकम। एक बोल रहे हैं प्रोफेशनल इनकम। अदर सोर्सेस, अरे सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम, बताओ भाई बताओ, अड़ोसी पड़ोसी। जॉब, बिजनेस। आशीष बोल रहा है जॉब, बिजनेस, वेरी गुड। सर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। कमीशन, इन्वेस्टमेंट करने से, कमीशन से। और जी, और जल्दी जल्दी बोलो, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो भाई। बोलो बोलो, तुम लोगों को भी मज़ा आना चाहिए। बोलो भाई। प्रॉफिट ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड इन शेयर्स, रितेश बोल रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स
कॉमा म्यूचुअल फंड्स। सर नेटवर्क इशू हो रहा है मेरे Interest on saving. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स सेविंग्स अकाउंट। अरे वेरी गुड। अच्छा एक टीचिंग, आप टीचिंग बोलते रहो, चलो बोल लो, बट वो एक तरीके से डॉक्टर्स, सीएस, टीचर्स, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जो हो गए, वो सब अपनी इनकम जो अर्न करते हैं उसको हम प्रोफेशनल इनकम एक वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, बट आप बोल रहे हो तो मैं लिख देता हूँ टीचिंग। ठीक है ना। देखो जो भी लोग, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई राशन पानी बेच रहा है, ठीक है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, मार्केट जाता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा होता है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, ठीक है, कोई ड्राई क्लीनर की शॉप खोल के बैठा है, कोई बुटीक खोल के बैठा है, कोई केमिस्ट की शॉप खोल के बैठा है, केमिस्ट या फार्मेसी बोलता है, केमिस्ट तो इज एन इनअप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, फार्मेसी खोल के बैठा है। तो ये सब क्या है, ये बिजनेस हो गए सब के सब। ये सब अपने क्या कर रहे हैं, बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है जी। कुछ लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सीएस, सीएमए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट, ठीक है, ये सब लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो प्रोफेशनल इनकम हो गई। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट इनकम हमें समझ आ गई। कुछ लोग जाते हैं भाई सैलरी महीने के एंड पे लेके आते हैं सैलरी, ठीक है ना, जॉब करते हैं, तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। कुछ लोग देखो नोएडा में गुज्जर लोग हैं, उनको तो हम भूल ही नहीं सकते। कहाँ से कमा रहे हैं वो, उनकी मेजर सोर्स, देखो ये नहीं कि कुछ और नहीं करते वो, बट उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादातर लोगों का रेंटल इनकम रहता है। ठीक है ना, बिजनेस भी करते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, ठीक है, बट ज़्यादातर लोगों का रेंटल इनकम रहता है। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे आ ही गया है, 5th वाला और 9th वाला पॉइंट इकट्ठा हो गया। ठीक है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। कुछ लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे करते हैं काम, ठीक है, शेयर्स खरीदना बेचना, ठीक है ना, डेली बेसिस पे करते हैं। वो लोग क्या है, उनका बिजनेस ही ये चीज़ होती है, उनका बिजनेस होता है शेयर्स खरीदो बेचो, ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग इन शेयर्स। ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए ये जो इनकम है ये बिजनेस इनकम ही होती है। बट कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे नहीं करते, बट हाँ शेयर्स खरीदे, कुछ महीने कुछ साल रखे, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, बेच दिए। हम जैसे लोगों के लिए ये इनकम बिजनेस इनकम नहीं होती। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर बिजनेस इनकम नहीं होती तो कौन सी इनकम होती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर मैं भी थोड़ी देर में दूंगा। कमीशन भी बहुत लोग अर्न करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह हो गए, वो कमीशन की इनकम अर्न करते हैं। और भी जगह कमीशन होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट वगैरह होते हैं, वो कमीशन इनकम अर्न करते हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये एक ही चीज़ हो गई, एक ही कैटेगरी हो गई। बहुत लोग यहाँ से भी अर्न करते हैं इनकम्स। तो कहने की बात क्या है कि देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम। आपने तो बहुत सारी बोली नहीं, लॉटरी, बेटिंग जो होती है ना, बेटिंग सट्टा। ठीक है, आप बोलोगे सर बेटिंग तो इलीगल है। अब देखो बेटिंग क्रिकेट में करना इलीगल है, बट इंडिया में लीगल बेटिंग्स भी होती हैं। हॉर्स रेस के अंदर हो गया, कैसीनोज में हो गया, गोवा के अंदर बहुत सारे कैसीनोज हैं, वहाँ पे बेटिंग लीगल होती है, तो बहुत जगह लीगल भी है। ठीक है, तो बेटिंग इनकम हो गई। पर उसमें तो लिमिटेड अमाउंट के लिए है ना, क्या 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 लिमिटेड अमाउंट के लिए है ना, लिमिटेड अमाउंट के लिए क्या चीज़, जैसे हॉर्स रेस के लिए मतलब 500 रुपए तक लगा। मतलब हाँ, लेकिन बेटिंग, मैं अभी सिर्फ बेटिंग की बात कर रहा हूँ, लिमिटेड अमाउंट के लिए है, बट बेटिंग लीगल है इंडिया में कुछ जगह। तो ये नहीं है कि बेटिंग बिल्कुल इलीगल होती है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ लोग कौन बनेगा करोड़पति में गए, जीत के आ गए भाई 3,20,000 रुपये, 6,40,000, 1 करोड़ रुपये, वो भी इनकम्स होती हैं। तो देर आर न्यूमरस सोर्सेज ऑफ इनकम्स, न्यूमरस। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई इतनी सारी इनकम के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चीज़ें थोड़ी सिस्टमैटिक लगे देखने में, तो सारे ही सोर्सेज को हमें 5 हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड करना पड़ेगा। सभी सोर्सेज को हमें 5 हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम। उनने बोला कि भाई कुछ लोग सैलरी इनकम अर्न करते हैं, तो उन लोगों की जो इनकम है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल कर दो। कुछ लोग
रेंटल इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, कोई शॉप है उनके पास, वो रेंट पे चढ़ा दी, कोई घर है रेंट पे चढ़ा दिया, रेंटल इनकम आ रही है, वहाँ से अर्न करते हैं, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोल दो, ठीक है जी। कुछ लोग बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं, तो उस इनकम को प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इस हेड के अंदर टैक्सेबल कर दो, ठीक है। एक मिनट, किसी को कॉल आ रहा है, किसका आ रहा है समझ नहीं आ रहा। अरे भाई कट जाओ, कॉल कट जाओ, अभी नहीं कर सकते बात, ठीक है जी। तो पीजीबीपी का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। इसके अंदर ये दो आ जाएंगे, बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम, ठीक है। फिर कुछ लोग क्या होते हैं, ज्वेलरी खरीदी, कुछ टाइम बाद बेच दी। मुझ जैसे लोग शेयर्स खरीदे, ठीक है, कुछ टाइम बाद बेच दिए, ठीक है। घर खरीदा इन्वेस्टमेंट पर्पस से, रहने के पर्पस से, कुछ सालों बाद घर बेच दिया। इन सब पर भी इनकम होती है। इस इनकम को हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्यों बोलते हैं? सिंपल सा रीजन है, घर बेचने से जो रिसीट होती है उनको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, कैपिटल रिसीट बोलते हैं। आंसर इज कैपिटल रिसीट। शेयर्स बेचने से जो रिसीट्स होती हैं उनको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं या कैपिटल रिसीट। मुझ जैसे लोगों के लिए जो कभी कभी शेयर्स खरीदते बेचते हैं, मेरे लिए वो कैपिटल रिसीट है। बट जो लोग डेली बेसिस शेयर खरीदते बेचते हैं, जिनका बिजनेस ही शेयर खरीदना बेचना है, उनके लिए रेवेन्यू रिसीट। तो उन लोगों के लिए बिजनेस इनकम हो गई और मुझ जैसे लोगों के लिए ये कैपिटल गेन इनकम हो गई। जल्दी से बताओ, चीज़ें समझ आ रही हैं? ओके, ठीक है। और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि भाई ये तो होगा 4 मेजर हेड्स ऑफ इनकम, 4 मेजर हेड्स ऑफ इनकम। अब इसके अलावा छोट मोट इनकम्स होती रहती हैं लोगों को, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरी, कौन बनेगा करोड़पति में गए, वहाँ जीत गए, और भी देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर आपके सामने कोई भी एक सोर्स आता है तो आप उसको पहले तो कोशिश करो कि इन चारों में फिट हो जाए। अगर वो सैलरी आपको सोर्स दिखता है तो सैलरी में फिट कर दो, रेंटल इनकम दिखती है फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में फिट कर दो। अगर आपको लगता है कि उसका नेचर बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम का है तो उसको इस हेड में फिट कर दो, तीसरे हेड में। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ बेचा है, कैपिटल रिसीट्स हुई हैं, तो उसको कैपिटल गेन हेड में फिट कर दो। बट अगर आपके सामने कोई ऐसा सोर्स आ गया जो इन चारों हेड में फिट नहीं हो पा रहा, उसके लिए ये है मिसलेनियस हेड। मिसलेनियस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई जो चारों हेड में फिट नहीं होता, ये मत सोचो कि टैक्स नहीं देना, उस पर टैक्स देना है, उसको तुम डाल दो सीधे के सीधे अदर सोर्सेज हेड के अंदर। यानी ये वाला जो हेड है, ठीक है, ये हेड जो है ये क्या है, ये ओपन टू ऑल है, और पहले 4 रिजर्व्ड है। पहले 4 रिजर्व्ड है, वो बोलता है कि भाई हम तो बहुत स्पेसिफिक हैं भाई, हम इतने ज़्यादा ओपन नहीं है, हम तो भाई कुछ कैटेगरी ऑफ इनकम्स को ही अपने अंदर इंक्लूड करेंगे। और आखिरी वाला बोलता है भाई हम तो एकदम ओपन है भाई, अगर कोई चारों में नहीं जा पा रहा तो भाई हमारे पास आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आप लोगों को आंसर देना है, कोई भी पर्सन क्या किसी एक ही हेड में कमाता है या फिर मल्टीपल हेड्स में कमा सकता है या फिर 5 हेड में भी कमा सकता है? जल्दी से आंसर दे दो। वेट कर रहा हूं मैं तुम लोगों का, कुछ तो बोलो। सर मल्टीपल कमा सकता है वो। मल्टीपल कमा सकता है, देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ। मिस्टर एक्स हैं, एक बहुत बढ़िया बंदे हैं, ठीक है ना। ये सुबह जाते हैं जॉब पर और स्कूल में जॉब करते हैं, स्कूल में जॉब करते हैं, तो स्कूल में जाते हैं सुबह और दोपहर के 2:30-3 बजे तक वापस आ जाते हैं। तो स्कूल से जो इनको इनकम होती है वो किस हेड में जाएगी? सैलरी, ठीक है जी। फिर इनका एक घर भी है, ठीक है, किसी और शहर में, वो इन्हें रेंट पे दे रखा है, तो इनको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी होती है वहाँ से। अब ये क्या करते हैं, शाम के वक्त बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है, ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, वहाँ से भी इनकम आना होती है। किस हेड में जाएगी? पीजीबीपी हेड में, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, एक तरीके से उनका है वो प्रोफेशनल इनकम हो गई। अब इसके अलावा ये पार्ट टाइम में शेयर्स भी खरीदते बेचते रहते हैं कभी कभी, ठीक है ना। कभी कभी ये इनको नॉलेज है शेयर्स की, तो ये कभी कभी शेयर्स भी खरीदते बेचते रहते हैं, कैपिटल गेन्स में आ गई। और भाई अदर सोर्सेज तो ऐसा हेड है जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है। क्यों? हर बंदे का सेविंग्स अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है,
ऐसा तो कोई सेविंग्स अकाउंट होता नहीं जिस पे इंटरेस्ट ना मिलता हो, हर सेविंग्स अकाउंट में मिलता है 3.5% इंटरेस्ट, कुछ बैंक्स तो 6% भी देते हैं, ठीक है ना। तो वो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक जो होता है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लाया करता है, क्योंकि ना ही वो सैलरी है, ना ही वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही वो बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, और ना ही वो कैपिटल रिसीट है, यानी कि कैपिटल गेन में फॉल भी नहीं कर सकता वो। तो किस में आता है? अदर सोर्सेज में आता है। तो बताओ मिस्टर एक्स के 5 हेड अट्रैक्ट हो गए। इन 5 हेड की इनकम को जब मैं ऐड करता हूं, ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि सभी की 5 हेड की इनकम हो, जिसकी जिस हेड में आ रही है लिख दो, नहीं आ रही तो निल लिख दो, इसके आगे निल लिख दो, ठीक है। जितनी भी इनकम्स थी यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, उन सबको ऐड करो तो जो टोटल फिगर आता है, इस टोटल फिगर को हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है ना। तो आपके सामने वर्ड आएगा कई बार कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये क्या पूछ लिया इसने। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है 5 हेड की इनकम को ऐड करके निकाल के दे देना कि लो जी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? बताइए जी बताइए। यस सर। अरे बड़ी लो लो आवाज आ गई राधा, क्या हो गया, थक गए? नो सर। ओके। आपके इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से सेक्शन किस किस हेड को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सैलरी हेड आप पढ़ोगे, ठीक है ना, तो ये आपका चैप्टर है इनकम अंडर दी हेड सैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 15 16 17 सेक्शंस, सेक्शन नंबर 15 16 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील करते हैं विद कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी हेड सेक्शन नंबर 22 23 24 25 26 27, ठीक है, ये सेक्शंस डील करते हैं विथ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सेक्शन किसके हैं? ये सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। पीजीबीपी हेड सबसे इंपॉर्टेंट हेड, इंटरमीडिएट लेवल पे और सीए फाइनल लेवल पे। सीए फाइनल लेवल पे जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है ना डायरेक्ट टैक्स का, उसमें से मान के चलो 22 मार्क्स के क्वेश्चन पीजीबीपी हेड से आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सीए फाइनल लेवल की बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट लेवल की बात नहीं कर रहा। इंटरमीडिएट लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है बट सीए फाइनल लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में है। इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में ये हेड है नहीं। 28 से लेकर 44 सेक्शन तक जो है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये डील करते हैं विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स निकालनी है तो कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं आप लोगों को? 45 से लेकर 55A तक ये सेक्शंस पढ़ लिए तो आपको ये हेड आ जाएगा समझ। अदर सोर्सेज इनकम कैसे निकाली जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ये समझने के लिए हमें 56, 57, 58, 59 4 सेक्शंस पढ़ने हैं ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। यानी कि सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 59 तक जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के, ये सिर्फ और सिर्फ डील करते हैं टू कैलकुलेट इनकम अंडर वेरियस हेड्स। ओके जी, तो आज की क्लास, अब आपको 5 मिनट का रेस्ट देंगे हम, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। अभी हमें और भी बहुत सारी बातें करनी है, अभी तो हमारा बहुत लंबा सिलेबस है, ठीक है, तो आज यहीं पे एंड करेंगे इस क्लास को हम। आई होप आज की क्लास में जितनी भी बातें हुई हैं आपको सब समझ आ गई हैं। बहुत ही बेसिक क्लास थी आज की। अगली क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें और इन डेप्थ जाएंगे और चलते चले जाएंगे, फिर तो भाई बहुत कुछ है पढ़ने के लिए टैक्सेशन के अंदर, ठीक है जी। तो ब्रीफ कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ टैक्स, हमने अपने पेपर के बारे में समझा, पेपर 4 है, 30% ऑब्जेक्टिव 70% सब्जेक्टिव। हमने पढ़ा कि टैक्स होता क्या है, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट कंपलसरी पेमेंट होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क होता है, हमने डोमिनोज का एग्जांपल लिया, सैलरी का एग्जांपल लिया। हमने पढ़ा कि रेग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं, हमने पढ़ा प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं, हमने पढ़ा लॉ एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, ठीक है। हमने पढ़ा कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या फ़र्क होता है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि प्रीवियस और असेसमेंट ईयर में क्या फ़र्क होता है। हाँ जी पूछिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, ये पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे क्या? ये पेपर 30% ऑब्जेक्टिव होगा और 70% सब्जेक्टिव होगा, अच्छा अच्छा, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर में 30 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिखने वाले होंगे सब्जेक्टिव, ठीक है जी। जो आपके ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
ठीक है ना, अगर गलत है तो गलत है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ आज हमने पढ़ी, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़, तो क्या होता है ये, ठीक है ना। फिर ये हमने कंक्लूजन बनाया अलग अलग, और इसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ इनकम पढ़े, जिसको हमने 5 हेड में डिवाइड कर दिया। देखो सोर्सेज ऑफ इनकम न्यूमरस है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है, लिखते चले जाओ, पेज के पेज भरते चले जाएंगे। बट इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया, उनको 5 हेड्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, जिससे कि चीज़ें ज़्यादा फैले ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। तो आज के लिए इतना ही है, सब बता दो। आज की क्लास में कोई डाउट है किसी को, जल्दी से पूछ लो भाई।